Students, in this audio video we are going to discuss about the infrastructure level of condition of infrastructure in India during British regime. मतलब कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का बात का मतलब हो गया कि सड़क मैंने ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब क्षेत्र में देश का क्या स्थिति था इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं. तो पहले लिख रहा है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज़, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी क्रियाकलाप आ जाते हैं जो किसी भी इकोनॉमी में लोगों को सेवाएं देने में मदद करता है. इट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी. ऑब्वियसली एनर्जी, अभी मेरा मोबाइल काम कर रहा है या इस रूम में लाइट है, फ़ैन चल रहा, तो ये क्या है, एनर्जी के कारण ही संभव है. सो एनर्जी इज़ ऑल्सो अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर. द नेक्स्ट टॉपिक इज बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, all these are under education sectors. तो ये सब जो है बैंकिंग तक जो चीज़ था वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आया. और इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग आर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है. द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर. और कहने की बात नहीं है कि ब्रिटिश शासन के समय हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन तो बहुत ही ख़राब था. Some efforts were made to develop basic infrastructure like roads, railways, ports, water transport, post and telegraph. But the main motive behind such infrastructural development was to serve various colonial interests. देखिए, what I want to say, the Britishers developed some roads, some railway transportation system, some water transport systems or some air transport system. Whatever the development made in such transportation or communication sector, just it was their own benefit or it was their own compulsion which forced them to do improvement in such infrastructure field. Why? आगे देख रहे हैं कि एक एक पहले किस सेक्टर में क्या काम किया. रोड्स के बारे में लिख रहा है कि द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट अकम्प्लिश मच ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फंड्स. देखिए, अभी हम लोग पहले पढ़े थे ना कि फॉरेन ट्रेड में इतना सरप्लस होता था कि ब्रिटिशर्स उस सरप्लस को अपने ब्रिटेन को अच्छा करने में, ब्रिटेन के नरिशमेंट में और यहाँ पे जो जितने भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उन सब के नरिशमेंट में वो अपना सारा पैसा खर्चा करते थे. लेकिन रोड्स बनाने के समय उनके पास फंड की स्कार्सिटी हो जाती थी. द रोड्स दैट वेर बिल्ट प्राइमरीली सर्व्ड द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल्स. अब देखो, वो भारत पर जो शासन कर रहे थे तो भारत पे तो कभी चैन से शासन किए नहीं. देश के हर हिस्से में उनके खिलाफ रिवोल्ट, विद्रोह हो ही रहा था. तो उस रिवोल्ट को दबाने के लिए जहाँ तहाँ सेना उनको हर हमेशा पहुँचाना है. इसीलिए उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट किया और एक साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में सेना को भेज सके और सेना से रिलेटेड रॉ मटेरियल्स को भेज सके. इसलिए उन्होंने रेलवे का फिर डेवलपमेंट किया. और रेलवे के डेवलपमेंट का एक और कारण था कि इंडिया के इंटीरियर पार्ट से जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, जितने भी चाहे वो नेचुरल रॉ मटेरियल्स हो या आर्टिफिशियल रॉ मटेरियल्स हो, माइन से निकाले गए रॉ मटेरियल्स हो या फॉरेस्ट या फार्मिंग सेक्टर से निकाले गए रॉ मटेरियल्स हो, उन सभी को, या एग्रीकल्चर सेक्टर के हो, उन सभी को रेलवे सी पोर्ट तक पहुंचाने के लिए उनको रेलवे की ज़रूरत पड़ी. और फिर ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड्स बन के आएगा उनको फिर सी पोर्ट से देश के इंटीरियर तक भेजने के में भी उनको रेलवे की ज़रूरत पड़ी. दैट्स वाई दे डेवलप रेलवेज. तो यहाँ रेलवेज़ के बारे में क्या लिख रहा है, पहले तो रोड में देखे कि द
देयर ऑलवेज रिमेन्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स। हाँ, सभी सीजन में चलने वाले रोड्स का शॉर्टेज था। टू रीच आउट टू रूरल एरियाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, माने ऐसे रोड का अभाव था कि ग्रामीण क्षेत्र में बरसात के समय में आसानी से आया जा सके। एज ए रिजल्ट पीपल लिविंग इन दीज एरियाज सफर्ड बैडली ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज़ एंड फेमिन्स। मान लीजिए गांव में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, सूखा पड़ हो जाए, बाढ़ हो जाए, कोई विपत्ति हो जाए, तो ऐसे में उन लोगों को शहर की तरफ कम्युनिकेट करने में जाने में बहुत दिक्कत होती थी। Railways. The most important contribution of the British rule was to introduce railways in India in 1850. The railways affected the structure of the Indian economy in two important ways. पहला, railways enabled people to undertake long distance travel. It broke geographical and cultural barriers and promoted national integration. हाँ, मतलब ये बता रहा है कि ब्रिटिशर्स तो रेलवे लाए थे अपने यहाँ फॉर देयर ओन बेनिफिट, मिलिट्री मोबिलाइजेशन, रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स के मोबिलाइजेशन के लिए, बट ये हमको भी बेनिफिट किया। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा दूर की यात्रा नहीं कर पाते थे या यात्रा करने में काफ़ी टाइम लेते थे। रेलवे थोड़ा स्पीडी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन आ गया, जिसमें एक साथ 2000, 5000, 10,000 लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर सकते थे। और इसमें कास्ट बैरियर भी थोड़ा टूटा। एक अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग भाषा भाषी के लोग एक साथ आना जाना, एक दूसरे से बातचीत करना, ये सब लोग सीखने लगे। एक तरह से कहे इंडिया के कल्चरल यूनिटी को बिल्डअप कर दिया रेलवे ने, रिवाइव कर दिया रेलवे ने। इट इनहैंस्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड द कंपैरेटिव सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया। हाँ, और एक क्या हुआ कि रेलवेज ने इंडियन एग्रीकल्चर में कमर्शियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बढ़ाया। हालांकि हम लोग पढ़े हैं कि किसानों, जो गरीब किसान थे, उनके सेल्फ सफिशिएंसी पर इसका बुरा असर पड़ा। क्यों बुरा असर पड़ा? क्योंकि कैश क्रॉप्स को हम घर में रख नहीं सकते, उसको बेचना पड़ता था। और जो घर में रहने सालों भर हमारे पास जो चावल, दाल, गेहूँ चाहिए, जो स्टेपल डाइट होते हैं, वो उसकी खेती कम हो गई, कॉमर्शियल फार्मिंग ज़्यादा होने लगी। तो गरीब किसान जो थे, जो छोटे कम खेतों में खेती करते थे, उनका जीवन काफ़ी कठिन होने लगा। और उन्हीं के घरे के लोगों को मजबूरन सेना में नौकरी करनी पड़ी, ब्रिटिश पुलिस में नौकरी करनी पड़ी, ब्रिटिश की नौकरी करनी पड़ी, जिससे कि वहाँ नौकरी करेंगे तो वहाँ से जो थोड़ा बहुत कैश वेतन मिलेगा, उससे फिर उन्हीं के कैंटीन से ज़रूरत के लिए चावल, गेहूँ, अनाज इत्यादि खरीद सकेंगे। रेलवेज ऑल्सो प्रोमोटेड द फॉरेन ट्रेड बट इट बेनिफिटेड द, मैं पहले ही बताया हूँ कि इंडिया का रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स फिर इंडिया आता था, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों को भी कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल, कुछ ना कुछ फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा। रेलवे के होने से ज़्यादा बढ़ गया, स्पीडली हो गया। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजरीज फॉर developing the water and air transport. However, the development was far from satisfactory. उन्होंने एयर और वाटर सेक्टर में भी कुछ ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट किया, लेकिन वो सिर्फ अपने मिलिट्री पर्पस के लिए ही और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में काम आने के लिए, आम जनता के लिए वो कोई फलदायक नहीं था। Inland waterways proved to be uneconomical, as in the case of the coast canal on the Orissa coast. This canal was built at a huge cost, but it failed to compete with the railways and finally canal had to be abandoned. उड़ीसा में उस समय की ब्रिटिश सरकार ने एक कैनल बनाया था कि शायद इनलैंड वाटरवेज में से भी बिजनेस से रिलेटेड गुड्स या कमर्शियल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, लेकिन वो फेल हो गया प्रोजेक्ट। नाउ कम्युनिकेशन में ब्रिटिश के टाइम में क्या काम हुआ देखते हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वेयर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे अभी हम लोग क्या व्हाट्सएप के युग में आ गए हैं, टेलीग्राम के युग में आ गए हैं, इंटरनेट के युग में आ गए हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखो, ऑडियो, वीडियो और रिटन फॉर्म में, सभी में 2 मिनट या 2 सेकंड के अंदर यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर मैसेज भेज सकते हैं। बट एक समय ऐसा था कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ, वही पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लोग आज यहाँ कोई चिट्ठी भेजते थे तो कहीं 5 दिन बाद, कहीं 15 दिन बाद, कहीं 1 महीने बाद, कहीं 2 महीने बाद पहुँचता था। तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ
इसका डेवलपमेंट ब्रिटिश टाइम में हुआ। वो इसलिए उन्होंने डेवलप किया था क्योंकि उनको अपने मिलिट्री जो हर जगह उन्होंने रखे हुए थे और जो ब्रिटिश स्टाफ सब जगह नौकरी पर रखा हुआ था, उन सब का अपने घर से, परिवार से आपस में कम्युनिकेशन होता रहे, बातचीत होती रहे, इसके लिए उन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया। लेकिन वो अल्टीमेटली हमको भी काम आया। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, और ये देश में कानून व्यवस्था बनाने में भी, मान लीजिए कहीं पर कोई अचानक चोरी डकैती ये सब हो तो तुरंत पुलिस को खबर देने में मदद होता था। द पोस्टल सर्विसेज डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पस रिमेन्ड ऑल थ्रू इनएडिक्वेट। हाँ, पोस्टल सर्विसेज को आम आदमी को सुविधा बहुत कम ही मिल पाता था, ज़्यादातर वो फौजी और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में ही यूज़ होते थे। अब है कि हम लोगों ने देखा कि रोडवेज़, रेलवेज़, वाटरवेज़, एयरवेज़, कम्युनिकेशन इत्यादि में ब्रिटिशर्स लोगों ने बहुत कुछ काम किया था। कारण क्या था, क्यों ऐसा उन्होंने किया? द रोड्स वर बिल्ट फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया एंड फॉर ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द countryside to the nearest railway station or port and to send these to England or other lucrative foreign destinations। तो देख लीजिए, सिर्फ ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए ही हमारे यहाँ जो भी रोड्स बनाया, उसके पीछे उनका अपना खुद का स्वार्थ था। नेक्स्ट है, railways were developed by the Britishers mainly for 3 reasons: to have effective control and administration over the vast Indian territory। भारत के इतने बड़े क्षेत्र पर सुगमता से वो लोग शासन कर सके। टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवेज विथ मेजर पोर्ट्स, और रेलवे ट्रांसपोर्ट से भारत के सभी बड़े बड़े सी पोर्ट को कनेक्ट कर दे और विदेशों से बिजनेस करके प्रॉफिट कमाए। टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया, और एक उनका ये भी सोच था कि ब्रिटिश के पास अगर सरप्लस फंड है तो इंडिया में ऐसे बिजनेस पे पैसा लगाओ जो जिससे उनको फ़ायदा भी हो। द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट अ हाई कॉस्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, और जो सरकार के खिलाफ विद्रोह हो जाता था भारत में, जहाँ तहाँ रिवोल्ट होते रहता था, ब्रिटिशर्स को कभी शांति से शासन नहीं करने देते थे, उस में ब्रिटिशर्स के हाथ जो ये जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के माध्यम से जो कम्युनिकेशन तुरंत भेज दिया जाता था, तो वो उनको भारत के अंदर कहीं भी उस रिवोल्ट को कंट्रोल करने में मदद करने लगा। अब कंक्लूजन दे रहा, क्या कंक्लूजन दे रहा? By the time India won the independence in 1947, the impact of 200 years of British colonial rule was already showing on all aspects of the Indian economy। बिल्कुल सही बात है। 1947 में उन लोगों के करीब 200 साल बाद 1947 में करीब ब्रिटिश शासन के 200 सालों के बाद हम लोग आज़ाद हुए। लेकिन आज़ाद होते होते ऐसा कुछ हो गया कि ब्रिटिशर्स का हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उनका एक प्रभाव आ गया। द कॉन्स्टेंट पर कैपिटा इनकम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हमारा पर कैपिटा इनकम स्थिर ही रहा। इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, और भारतीय लोगों का कृषि पर निर्भरता बढ़ती गई क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री को डैमेज कर दिए थे और मॉडर्न इंडस्ट्री लगाए नहीं थे। जमींदारी सिस्टम देश को चौपट कर रहा था। इससे क्या हुआ, कुछ ही लोग ज़मीन के मालिक हो गए और जो ज़मींदार थे वो लग्जरी लाइफ जीते थे, और आम आदमी चाहे वो ब्राह्मण ही हो, अगर वो ज़मींदार के रिश्तेदार नहीं है या ज़मींदार नहीं थे खुद, तो उनका जीवन बड़ा ही कष्टमय था। और ओबीसी SC ST का तो भी यही हाल था। द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन, इंडियन लोग ट्रेडिशनल सिस्टम से ही कल्टिवेशन करते रहे, उनके लिए कोई मॉडर्न मीन्स यूरोपियंस लोगों ने लाने की कोशिश नहीं की। हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ फेमिन्स, ब्रिटिश शासन के समय देश में प्राकृतिक आपदा लोगों को काफ़ी प्रभावित करता रहा और ब्रिटिशर्स लोगों ने उस आपदा से लड़ने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए थे। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, पहले हम लोग चर्चा कर लिए। इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, और भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही कम हुआ। तो इस तरह से ब्रिटिश की हॉस्टाइल पॉलिसी के कारण यहाँ वो जो भी किए सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा करता रहा, हम लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। थैंक यू। सर याद हो गया? याद हो गया।